हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का नया चैप्टर जो कि है क्या चीज, स्टैटिक्स यानी संख्याइकी। ओके, आज जो है स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, संख्याइकी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज हमको ये बताते हुए थोड़ा सा दुख है भाई कि आप लोगों का जैसे जो पुराना एनसीईआरटी था उसमें क्या था, उसमें जो भी चीज दिया था हमको पूरा का पूरा पढ़ना था और उस कंसेप्ट से हमको सब कुछ समझ में भी आ जा रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि हमको पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखें तो मान लीजिए अगर 12.1, 2, 3 और उसके बाद 12.4 ये चार उसमें प्रश्नावली थे। ओके जिसमें क्या था, अब देखिए जो 12.1 था उसको हम बोल सकते हैं कि उसमें आंकड़ों का संग्रह दिया था हमको। आंकड़ों का किस प्रकार से हम संग्रह करेंगे, आंकड़ों यानी अभी बताते हैं, सब बताते हैं, घबराइए नहीं। आंकड़ों का संग्रह कुछ इस प्रकार से था, आंकड़ों का संग्रह करेंगे, यहाँ पर हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी भाई किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कोई चीज, प्रेजेंटेशन। जैसे होता है ना कि कोई चीज हम तैयारी कर रहे हैं, कल मेरे स्कूल में प्रेजेंटेशन है, कल हमको स्कूल में वाइवा देना है, कल हमको स्कूल में ये फंक्शन करना है। जैसे अधिकतम बच्चे 15 अगस्त में, 26 जनवरी में भाई कुछ स्पीच बोलते हैं, तो उसी प्रकार से वही प्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से हम आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा नंबर पे जो था वो था आपका आंकड़ों का आलेखी निरूपण। जो आंकड़े हैं उन्हीं का हम क्या देखते हैं, आलेखी निरूपण देखते हैं, आलेखी निरूपण। ओके, और उसके बाद चौथा जो था, तो चौथे में आपको जैसे जो हम लोग जब पढ़े थे तब भी चौथा नहीं था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है हम डिटेल में अभी सब बता दे रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अब इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए, और इस बार क्या है, इस बार केवल डायरेक्टली ये दिया है कि भाई आप आंकड़ों का आलेखी निरूपण कर दीजिए, आंकड़ों का आलेखी निरूपण कर दीजिए और उसके बाद और सब कुछ ना पढ़ना है। लेकिन आपको ये बता दें कि बिना ये पढ़े, ये दोनों पढ़े आप इसको तो ना ही कर सकते हैं। इसलिए आप इन दोनों चीजों को कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इन दोनों को कवर अप कर दे। कैसे समझना है, क्या होता है, क्यों यही होता है, सब समझिए। उसके बाद से अगले लेक्चर में हम इसमें आप लोगों को चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चीज नहीं बताएंगे। जैसे देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति में आप बचपन में कहीं सुने हुए हो माध्य, माध्यिका, बहुलक। वैसे आप लोग तो नहीं देखे होंगे लेकिन माध्य, माध्यिका ये नाम सुने होंगे, माध्य, माध्यिका। और उसके बाद एक और होता है बहुलक। ओके, ये तीन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। अगर ग्राफ से निकालने को कहे तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली डाटा अगर दिया है, डाटा यानी आंकड़ा, अगर डाटा आपके पास है तो आप वहां से कोई भी चीज इसका फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अब इस बार हमको केवल अगर आलेखी निरूपण पढ़ना है, यानी आंकड़ों का आलेखी निरूपण, यही हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आंकड़ों का आलेखी निरूपण में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमको तीन चीज पढ़ना है। जैसे देखिए इसमें क्या है, अब डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक में, नया वाला बुक में अपडेट करा के फोटोकॉपी निकलवाया, तो डायरेक्टली उस बुक में ना दिया है ये सब, कुछ भी ये सब ना दिया था। तो फिर हम उसको संग्रह किए, देखे कि क्या चीज है, क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, तब उसके बाद ये हमें निष्कर्ष निकालें कि इसमें जो तीन चीजें हमको ये पढ़ना है। देखिए पहला इसमें दंड आरेख, दंड आरेख। उसके बाद दूसरा है आपका आयत चित्र, आयत चित्र। और तीसरा है बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। अभी हम थोड़ा सा यहीं अगर आपको थोड़ा सा 5 मिनट लेकर बता दें तो अभी आप इसको भी पकड़ लेंगे, पूरा समझ के कर ले जाएंगे, पूरा का पूरा प्रश्नावली ही। लेकिन पहले हम इस चीज को समझते हैं। अब आते हैं अपने मेन चीज पर। ये इतना सबको समझ में आ गया? कोई समस्या अगर होगी तो कमेंट में आप बताइएगा, वैसे भी हमें लगता है समस्या ना है। अब देखिए आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास लेने का कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, अब हो जाएगा व्यवस्था तभी बताएंगे, उसके पहले मैं ना बताऊंगा। हाँ इतना बता सकते हैं कि भाई कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भाई फिर यही लगा रहेगा वीडियो वाला प्रोसेस। देखिए हम अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चलते हैं स्टैटिक्स यानी संख्याइकी में। अब देखिए आप लोगों को समझना ये है कि संख्याइकी क्या है। जैसे देखिए
जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो ये जो है मैथमेटिक्स यानी गणित का एक अलग पोर्शन है, ये अलग एक पार्ट है, ये अलग एक भाग है। जैसे मैथ में अभी तो आप लोग 9th के लेवल पे 8 के लेवल पे सब एक ही बुक में रख दिया जाता है, 10 के लेवल में भी सब एक ही चीज में है, यानी एक ही बुक में सब रख दिया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए 11 तक भी रखता है, 12 में भी लगभग एक ही बुक में रख देते हैं। लेकिन जब उसके बाद आप हायर लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बुक का अलग अलग पोर्शन में मिलता है, बुक जो है अलग अलग पोर्शन में बनता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज, जैसे हम बहुपद पढ़े, बहुपद मान लीजिए पढ़े हैं, तो हम ये पहले देखेंगे कि बहुपद से रिलेटेड जो भी चीज है वो एक बुक में मिल जाएगा। उसी प्रकार से स्टैटिक्स एक अलग पार्ट है मैथ का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे जो डाटा होते हैं, जो भी चीज डाटा होते हैं, डाटा से रिलेटेड यानी भैया आंकड़ा से रिलेटेड हम पूरा चीज इसमें पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे आंकड़ा क्या है? सिंपल एग्जांपल, जैसे इस समय अपने यूपी का लेकर चलते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार में ये हुआ, यानी मान लीजिए बजट पास हुआ। अब देखिए हम एसएसटी नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन समझिएगा, मान लीजिए बजट पास हुआ, यानी कुछ पैसा केंद्र सरकार जो है ये बोला कि ऐसा है मेरे पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए है, वैसे तो कई 100 करोड़ रहते हैं, कई 1000 करोड़, मान लीजिए 1000 करोड़ मेरे पास रुपए हैं केंद्र सरकार के पास बजट में। ये इसने ऐसा बोला हमारे पास 30 राज्य है, 30 राज्य भाई है तो 28-29 रिप्रेजेंट टाइम में, लेकिन मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर मैं मानता हूँ कि 30 ही है, ठीक, चलिए 35 मान लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं मान लीजिए 35 है। ये हुआ कि जितने, अब हम 35 से इसमें भाग दे दें, जितने आ रहे हैं सभी को हम भर दें, भाई जितने आ रहे हैं सभी को हम बांट दें। मान लीजिए 35 हैं, जितना जितना भी मिल रहा है सभी को हम डिवाइड एकदम सेम पोर्शन में दे दें। तो फिर बाद में ये हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास डाटा ये आया कि गोवा अपना एक छोटा राज्य है, ठीक है, गोवा अपना एक छोटा राज्य है, वहां कम पैसा रहेगा तो भी सही है। फिर उसके बाद में पता चला भैया यूपी में तो जनसंख्या एकदम भरमार पड़ी है, भाई जनसंख्या एकदम सबसे ज्यादा है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो भाई पैसा भी ज्यादा चाहिए, राशन पानी भी ज्यादा चाहिए, सब कुछ का अलग अलग खर्च, यानी इस प्रकार से मिलाकर ये देखा गया कि डाटा से अब हम ये कैसे पता चला कि मेरे पास ये ज्यादा है? आप कहेंगे डाटा, भाई आंकड़ा मेरे पास था ना कि उत्तर प्रदेश में इतना जनसंख्या है, गोवा स्मॉल है, गोवा छोटा है, कैसे पता चला? हम कहें कि एरिया का हमारे पास डाटा था, हम इसलिए बता दिए। तो उसी प्रकार से प्रत्येक डाटा का इतना जैसे जो डाटा होता है इसका इतना महत्व है कि आप पूछिए ना, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, कोई भी चीज, ठीक है, हर जगह डाटे का उपयोग होता है, हर जगह। मान लीजिए आप कहीं गए, मान लीजिए सिंपल एग्जाम हम आपको लेते हैं स्कूल से, स्कूल में आप क्लास 9th में मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9th में स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। ये एग्जाम्पल हो सकता है 15-20 मिनट का एग्जाम्पल हो, लेकिन हाँ एकदम मैं क्लियर बता देता हूँ, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, हुआ क्या, क्लास 9th में 3 सेक्शन बन गए, सेक्शन ए बना, सेक्शन बी बना और सेक्शन सी बना। मान लीजिए बच्चे ज्यादा हो गए तो कैसे हमको पता चलेगा कितने लोग हैं? तो ये हुआ कि ठीक है 3 सेक्शन कर दिए, एक सेक्शन में 80-80 बच्चों को हम रख लिए, चलिए 50-50 रखते हैं, हमने 50-50 सुविधा के मारे कि बच्चे थोड़ा कम रहेंगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, टीचर भी बढ़िया रहेंगे, सब हो जाएगा। मान लीजिए 50-50 बच्चों को हम इसमें रख लिए। फिर ये हुआ कि अब यहाँ का भैया जो प्रिंसिपल था वो कहा हमें ऐसा है, हमें तुम लोग डाटा दो कि कौन सा बच्चा बढ़िया है। तो क्या करेंगे, हम इन 50 में हम लेंगे क्या, करेंगे क्या, मान लीजिए इस 50 में हम टेस्ट लिए, इस 50 में हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। अब देखिए कोई एक क्लास का हम टेस्ट का आपको बताएंगे, तीनों क्लास का उसी प्रकार से डाटा है। मान लीजिए हमने क्लास सेक्शन ए का टेस्ट लिया, सेक्शन ए का, मान लीजिए प्रिंसिपल हम है भाई, सौभाग्य, ठीक है ना, सौभाग्य है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल हम ही है, यानी हम है। तो सेक्शन ए का मान लीजिए टेस्ट लिए, टेस्ट हम लिए कि भाई 50 लोग हैं, हम टेस्ट लेते हैं 10 नंबर का, हम टेस्ट लेते हैं 10 नंबर का। कितने बच्चे हैं, आप कहेंगे 50 लोग, 50 लोग हैं, 10 नंबर का टेस्ट हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार से नंबर पाएंगे सब, ठीक है। मान लीजिए कोई 0 पाया, अब 50 डाटा हम लिखे, 50 डाटा लिखेंगे तब तो ढेर हो जाएगा,
एक काम करते हैं, 20-20 बच्चों को कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भाई इस चीज को मैं कर सकता हूँ। क्यों, जैसे 50-50 लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा हमको। मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट लिए, 20 बच्चे हैं, अब तो मैं इतना लिख दूंगा। मान लीजिए हुआ क्या, कोई 0 पाया, कोई 2 पाया, कोई 1 पाया, 5, 3, 7, 9, 8, 10, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 3, 7, 5, 0, 8, 3, 9, 0, 8। मान लीजिए इतने बच्चे हैं, 20 बच्चे थे, ये हमें डाटा यहाँ पर मिल गया। मैं आपको डाटा से ही लेकर चल रहा हूँ, अभी देखिए कहाँ कहाँ पहुंचा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास डाटा था, हमने क्या किया, टेस्ट लिया, इतने बच्चे हमको मिल गए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भैया अब मान लीजिए ये डाटा है, हमको इसमें कैसे हमें क्या निकालें कि क्या चीज हो रहा है क्या नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा ऐसा है, इस चीज को हम सिंपली अगर ऐसे ही रहने दें, सिंपल ऐसे ही रहने दें तो हमको समझ में ही ना आएगा, मैं निकालते ही परेशान हो जाऊंगा। फिर हम इस चीज को क्या किए, हम 2 पोर्शन में बांट दिए, 2 पोर्शन में बांट दिए। हमने ये देखा कि सबसे कम नंबर कितने पाए, यहाँ पर मान लीजिए नंबर है और यहाँ पर है क्या, बच्चे हैं। मान लीजिए हम ये देखें कि भैया सबसे कम नंबर कितने हैं, आप कहेंगे 0 नंबर। कितने लोग पाए हैं, तो 1, 2, 3 लोग पाए हैं 0 नंबर। फिर हमने देखा 1 नंबर कितने लोग पाए हैं, आप कहेंगे 1 नंबर 1 लोग पाए हैं। फिर हमने ये देखा कि 1 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1 नंबर। फिर हमने देखा कि 2 नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 नंबर है कितने बार, 1 बार है, ठीक। फिर उसके बाद अब आते हैं हम 3 नंबर पे, देखिए ये हो गया है और 2 हो गया, 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, ये 0, ठीक है। फिर हम आते हैं उसके बाद 3 नंबर पे, हमने ये देखा कि 3 नंबर जो है, देखिए कितने लोग हैं, 1, 2, फिर उसके बाद 3, यानी 3 नंबर में कितने लोग हैं, 3 नंबर। फिर उसके बाद हम चलते हैं, देखिए 4 नंबर कोई ना पाया, 4 को हटाइए। फिर उसके बाद 5 नंबर है, कितने लोग हैं, 1, 2, 3, यानी 5 नंबर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर है, चलिए 6 नंबर है, कितने लोग हैं, एक केवल 1 बच्चा है, 6 नंबर। फिर उसके बाद हम लेते हैं 7 नंबर को, तो 1, 2, यानी 7 नंबर पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर उसके बाद 8 पे कितने लोग हैं, 1, 2, 8 पे कितने लोग हैं, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नंबर पे कोई है, 9 नंबर पे 1 लोग है केवल, नहीं 2 लोग हैं, 9 नंबर पे 2 लोग। फिर उसके बाद 10 नंबर पे केवल 1 लोग, 10 नंबर पे 1 लोग, ओके। अब हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर हम योग निकाल दें यानी एडिशन निकालें तो हम बोल सकते हैं कि पूरे बच्चों की हमको संख्या मिल जाएगी। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 6, 13, 3, 16 कितने हो गए, 16, 3, 19, 21 में ज़्यादा हो गए क्या, 20 ही थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 6, 17, नहीं ज़्यादा हो गया, कहीं तो गड़बड़ हुआ। जैसे 0 देखिए कितने लोग हैं, 1, 2, 3 टाइम्स है। 1 कितने लोग हैं, आप कहेंगे 1 ही टाइम्स है। 2 कितने लोग हैं, 2 केवल 1 टाइम्स है, ठीक है। 3 कितने लोग हैं, 1, 2, 3 टाइम्स। अच्छा 6 का गलती हुआ है, 6 कितने टाइम्स है, 6 1 टाइम्स है, वही तो। अब देखिए 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11, 3, 14, 15, 16, 3, 19, 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 9, 3, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 1, 19, 10 नंबर है। 9 नंबर कितने लोग हैं, देखिए 9 का 2 है, 9 का 2, 8 का कितने हैं, तो 1, फिर उसके बाद 2, 3, अच्छा यहाँ छूट गया था, 8 का 3। अब देखिए ये हमारे पास डाटा हमको मिल गया। अब इस डाटा से हमको कंक्लूजन क्या निकलेगा, बहुत सी चीज। देखिए इसे जो है पहले आप सिंपल समझ लीजिए कि इस तरह से जो सिंपली लिख दिया जाता है इसे हम बोलते हैं अवर्गीकृत। देखिए इसे हम अवर्गीकृत क्यों बोलते हैं, अभी मैं आगे बता दूंगा। अवर्गीकृत। अब देखिए जब इस प्रकार से हम लिख दिए, अब इन डाटा से जो है अगर हमको मान लीजिए ये निकालना कि इस बच्चे में यानी इस टेस्ट में एवरेज कितने लोग हैं, तो हम माध्य निकाल देंगे।
ठीक है, यानी माध्य निकालेंगे, माध्यिका, बहुलक, जो भी चीज हमको निकालना रहे इस डाटा से, अवर्गीकृत डाटा से हम सिंपली निकाल सकते हैं। अवर्गीकृत डाटा का किस प्रकार से क्या निकाला जाता है सब कुछ एकदम आसानी से समझेंगे, लेकिन वो जो है आप लोगों का क्लास 10th में मिलेगा, 9th में वो चीज नहीं है। तो उसके बाद से देखिए अवर्गीकृत था, अगर मान लीजिए यहीं पर 100 बच्चे होते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 बच्चे होते हैं तो इन डाटा को जो है हमको लिखने में, भाई 100 लोगों का लिखने में बहुत समस्या होता ना समस्या, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, अवर्गीकृत से ही हम आ जाते हैं किसमें, वर्गीकृत में, वर्गीकृत में। अब वर्गीकृत क्या होता है, देखिए ये सब डाटा ही है, ये भी डाटा है, एक तो सिंपल आप लोगों का यही डाटा हो जाता है, ये जो है सिंपल आंकड़ा होता है जिससे हम माध्य, माध्यिका, बहुलक भी निकाल सकते हैं, तीनों भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा डिमेरिट क्या है, यानी इससे घाटा क्या है, तो घाटा इससे ये है कि भैया अगर बहुत सारे डाटा हो गए, मान लीजिए तीनों क्लास का हम डाटा लेने लगे तो इस प्रकार से हमको समस्या होने लगेगी, इसलिए हम आए अवर्गीकृत पे। अवर्गीकृत पे जब हम आए तो हम ये देखें कि अगर छोटे नंबर है यानी कम संख्या है, कम जनसंख्या है, तो वहां से हम अवर्गीकृत का निकाल लेंगे। लेकिन यही जब हम कुछ आगे लेवल पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे भैया यहाँ पर वर्गीकृत के बिना काम ही नहीं चलेगा। क्यों, अब वर्गीकृत क्या है समझिए, हम ये बोल दिए कि ऐसा है, वर्गीकृत में हम बोले ऐसा है, अब वर्ग बनाते हैं, वर्ग बना दिए तो वर्गीकृत हो गया। अब ये मत कहिएगा कि वर्ग बना दिए तो वर्गीकृत हो गया, सिंपल ये भी कभी कभी बोल देते हैं कि अगर वर्ग अंतराल में हम डिवाइड कर दिए तो इसे वर्गीकृत बोलते हैं, और जो वर्ग अंतराल में नहीं है उसे अवर्गीकृत बोलते हैं। देखिए ये वर्ग हो गया, और जो बच्चे की संख्या है ये एक प्रकार से बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 नंबर कितने लोग पाए, आप कहेंगे 3 लोग, कितने लोग, 3 लोग, ये 3 क्या है, आप कहेंगे नंबर, नंबर यानी किन की नंबर, बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों की संख्या, नहीं तो आप सिंपल सीधा साधारण लिख सकते हैं क्या चीज, बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता का मतलब यही होता है जो चीज आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे बच्चों की संख्या, पौधों की संख्या, टीचरों की संख्या, जो भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पर आप बारंबारता में लिख सकते हैं। अब वर्ग, अब देखिए वर्ग में हमको आसानी क्या पड़ती है, मान लीजिए यहाँ पर हमको पता है कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे, ठीक है, हम ये देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से क्लासिफाई कर दें कि 0 से लेकर 5 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, 0 से लेकर 5 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, या तो अभी एक चीज ऐसे करिए, 0 से लेकर 4 नंबर तक के बीच में कितने हैं, 5 से लेके उसके बाद 9 तक कितने हैं, फिर उसके बाद 10 से लेके 14 तक कितने हैं, 15 से लेके 19 तक कितने हैं, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए इस तरह से बनाऊं तो बनेगा, लेकिन ये नंबर तब कितना होना चाहिए, 20 नंबर, ठीक। अगर मेरा 10 ही नंबर था, पूर्णांक कितना है 10 नंबर, तो यहाँ पर हम आइडिया लगाएंगे, आइडिया जैसे हर तरह से आप लोग कर लीजिए ना, ताकि ये ना हो गलत कर दे। मान लीजिए हम 2 नंबर का बना लिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अब देखिए 0 से 2 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 0 से 2 नंबर तक हैं। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जब इस तरह से वर्गीकृत रहे और वो भी रेगुलर रहे, जैसे इसे हम बोलते हैं रेगुलर बारंबारता, यानी नियमित बारंबारता, नियमित वर्गीकृत बारंबारता बोलते हैं। नियमित क्यों बोलते हैं इसको समझिए, नियमित हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 0 से 2, 2 से 4 दोनों चीजें। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 वाला केस जो ऊपर में आ रहा है इसे को क्या बोलते हैं समझिए, इसे बोलते हैं लोअर, इसे बोलते हैं अपर, ठीक है ना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब जब इसे आप सीमा बोल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे इसको जब देखेंगे तो लोअर बोलेंगे, लोअर मतलब निम्न, और ये अपर मतलब उच्च, ठीक है ना, उच्च सीमा, निम्न सीमा, दोनों के बीच के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं, यानी परिसर बोलते हैं कि कितने का डिफरेंस है, कितना रेंज है, ये चीज होता है परिसर में। फिर उसके बाद हम ये देखें कि 0 से 2 नंबर के बीच में कितने हैं, तो आप कहेंगे 3, 4, 5 हो जाएंगे। लेकिन समझिए जो 2 आता है, ये जो 2 है, इस 2 को नीचे, ये जो ऊपर आ रहा है जैसे 0 से 2, इस चीज में हम 2 वाले को ऐड नहीं करते हैं। जैसे 0 से 2 है तो यहाँ पर 0, 1, 2 3 नंबर है ना, लेकिन हमको पता है कि भैया डिफरेंस 0, 1, 2, समझिए 0, 1, 2, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये 0 से 2 तक है, तो डिफरेंस हम देखें तो कितना आ रहा है 2,
इसलिए मैं 2 को इसमें ऐड नहीं करता हूँ। ओके, इसलिए यहाँ जो 2 वाला पोर्शन है इसमें ऐड नहीं होता है और 2 वाला पोर्शन ऐड इसमें होता है 2 से 3। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ है 6 से 8, तो हमको क्या ऐड करना है, 6 वाले को हम इसमें ना ऐड करके यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक, ये आपको देखना है। तो उस प्रकार से हम देखें तो 0 से 2 के बीच में यानी 0 1 3 1 4, फिर उसके बाद 2 3 3 1 4, फिर 4 5, तो 4 है नहीं 5 है, 3 6 और 8, तो 6 7 1 2 1 3, फिर उसके बाद 8 से 9, तो 3 2 5 5 3 8 8 3 11 4 15 4 19, फिर उसके बाद यहाँ हमको 10 से 12 बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 10 को हम उसमें ऐड करेंगे नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1। ओके, इस प्रकार से हम बड़े आंकड़ों का बड़े लेवल पे जब आंकड़े हमको मिलते हैं, मान लीजिए बहुत बड़े आंकड़े हो, मान लीजिए 1000 के आंकड़े में हो, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बड़े बड़े आंकड़ों को आराम से उस चीज़ को मैनेज करके वहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए रेंज बना दी हम 0 से 2000, 0 से 2000, 2000 से 4000, इस प्रकार से बना दें तो सिंपल आसानी से सब कुछ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का। देखिए यहाँ पर हम आंकड़े समझे, आंकड़े क्या है मैं फिर बता दे रहा हूँ। जब आप आंकड़ों को देखेंगे, अन्य आंकड़ा हम बोल सकते हैं जब किसी चीज को हम एनालिसिस करके यानी निरीक्षण करके परीक्षण करके कुछ चीजों को हम लिखते हैं या संग्रह करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं क्या चीज, आंकड़ों का संग्रह या फिर आंकड़ों। अब देखिए आंकड़ों का जब हम संग्रह किए तो हम ये देखें कि सिंपल इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपको तो वही था आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डाटा को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें कि आसानी से सब कुछ हम निकाल सके उसका। तो उसके लिए हमने ये देखा कि या तो आप वैसे ही रहने दें जैसे हमको मिला है। तो देखिए इसे मैं बता दूं, जैसे मिला हमको, जैसे भी मिला वैसे रख लें, तो इसे हम बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़े। समझिएगा, ये 10th में मैं बताता आप लोगों को। जैसे जो चीज सिंपल सीधा मिली हम वैसे रख दिए, तो इसे हम बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़े, यानी यथाप्राप्त जैसे मिले वैसा रख लिए, वो हो गया यथाप्राप्त आंकड़े। ठीक, मान लीजिए कॉपी चेक किए, किसी 0 2 5 6 जो भी नंबर था उसे रख दिए, यथाकृत प्राप्त आंकड़े रख लिए। यथाकृत या यथाप्राप्त आंकड़े दोनों लिख सकते हैं, यथाकृत या यथाप्राप्त। ठीक है ना, प्राप्त ही लिखिए तो बेहतर है। यथाप्राप्त आंकड़े यानी जैसे हमको प्राप्त हुए, यथाकृत यानी जैसे किए। ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भैया इसमें डिमेरिट है। डिमेरिट मतलब घाटा, हानि, डिसएडवांटेज। हमने ये देखा कि अगर हमको बड़े आंकड़े मिल जाए, लंबा आंकड़ा मिल जाए, थोड़ा ज्यादा जनसंख्या में मिल जाए तो हमको निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्टैटिक्स में हम हमेशा माध्य माध्यिका बहुलक ज्यादा निकालते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक, ओके, ये 3 ही चीज निकालते हैं। माध्य से हम एवरेज निकाल करके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एवरेज नहीं लिखते हैं, एवरेज औसत हो जाता है, हम यहाँ पर मीन लिखते हैं। तो माध्य से जो है किसी भी चीज का हम निकालते हैं। ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद से जो है हम ये देखें इसमें बहुत सारे हमारे घाटे होने लगे, फिर हमने इस चीज को कर दिया। फिर हम ये देखें इस चीज को थोड़ा अवर्गीकृत में किया जाए। अवर्गीकृत में यानी सिंपल जैसे ही मिल रहा है थोड़ा हम क्लासिफाई करें तो थोड़ा इस चीज को हम छोटा कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें ये समझ में आया कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरा घाटा ये हो जा रहा है कि अगर देखिए 2 घाटा इसका मिलता है। पहला मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो, तो यहाँ से अगर मैं कितनों क्लासिफाई कर दूं तो मेरा कुछ भी छूट जाएगा। तो उस लिए जो है हमको इस चीज को नेग्लेक्ट करना पड़ा, यानी छोड़ना पड़ा, यानी हम बोल सकते हैं इसको बंद कर दिए। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई छोटे मोटे आंकड़ों को निकालने के लिए इस चीज को भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, इस चीज का भी अलग से मैं माध्य माध्यिका बहुलक निकालना 10 में बताऊंगा, इस चीज का भी बताऊंगा और इस चीज का, तीनों का बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को केवल ग्राफ बनाना है, वो भी किसका, अधिकतम केस में यहाँ पर वर्गीकृत का मिलेगा और अवर्गीकृत का, कहीं कहीं आपको यथाप्राप्त आंकड़ों का भी मिल जाएगा। तो तीनों का आपको ग्राफ ही केवल बनाना है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भैया जब अवर्गीकृत मिला तो अवर्गीकृत में घाटा क्या है। पहला अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हो तो निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम कह दें कि 1.5 नंबर कितने लोग पाए, आप कहेंगे इससे कैसे निकलेगा,
अगर मान लीजिए हम इससे निकालने की कोशिश करें तो हमारा कुछ डिमेरिट तो है ना भाई, कि यहाँ पर दशमलव वाले अंक छूट जाएंगे। मान लीजिए टेस्ट हुआ, कोई आधा नंबर पा गया, कोई 1.5 पा गया, कोई 2.5 पा गया, तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए इस चीज को हमको छोड़ना पड़ा। ये यहाँ से इसका डिमेरिट है। फिर हमने कहा कि ऐसा वर्गीकृत पे चलते हैं, तो वर्गीकृत में जब हम आए तो वर्गीकृत में भी आप 2 पोर्शन देखेंगे। कहीं कहीं इस प्रकार से देखेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। कहीं कहीं आप ऐसे देखेंगे 4 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। आप कहेंगे अगर हमको ऐसा मिल गया तो भी तो यहाँ पर गलत हो गया भाई। 9.5 कहाँ पर जाएगा भाई, 9.5 को अगर मान लीजिए मैं लिख दिया तो ये किस रेंज में रखेंगे, यहाँ पर रखें कि यहाँ पर रखें कि कहीं ना रखें। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर वर्ग को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, यानी वर्ग अंतराल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए मैं जितना चीज यहाँ बोल रहा हूँ सब के सब इम्पोर्टेंट है। कई सारे लेक्चर अभी देखा जाएगा तो कई सारे सारांशों को मिला करके समझ लीजिए समराइजेशन बनाए हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताएं, क्योंकि अभी आप कहेंगे ये सब हमारे काम का तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन आपके ही काम का समझिए इसको। आप कहेंगे ऐसा है, अगर ऐसा कहीं हमको मिल गया तो इस चीज को किस प्रकार से मॉडिफाई करें कि भाई प्रत्येक नंबर हमारा इसमें काउंट हो जाए, कोई नंबर हमारा छूटे ना। और इस चीज को करने के लिए आपको केवल एक आइडिया लगाना है। आइडिया क्या है, देखिए किसी भी 2 वर्ग अंतराल को ऐड कर लीजिए। अब देखिए इसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख देंगे तो बेहतर है, वर्ग अंतराल। ठीक है, अंतराल मतलब अंतर, दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, इसीलिए लिख दिए। अब देखिए वर्ग अंतराल, किसी भी 2 वर्ग अंतराल को अगर आप ले लेते हैं तो आप ये देखेंगे 4 से 9, 10 से 14। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 9 और 10, 9 और 10 दोनों को उठाइए और दूसरे वाले वर्ग अंतराल का आप लीजिए यहाँ पर लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा 10, माइनस फर्स्ट वाले का अपर लिमिट 9 अपान में 2। कितना बचा, आप कहेंगे 1/2, 0.5। 0.5 कैसे है समझे, हमने यहाँ पर लोअर लिमिट लिया, इसका अपर लिमिट लिया, दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग दे दिया तो हमको वहां से मिल गया उसका आधा। ठीक है, हमने ये देखा कि यहाँ पर हमको मिल गया 0.5। ठीक है, कितना मिला, 0.5। इसको ध्यान रखिएगा। अब हमको इसका वर्ग बनाना है। अब करना क्या है आपको, देखिए इस वाले में ये क्या है, आप कहेंगे अपर लिमिट, उच्च सीमा, थोड़ा इंग्लिश जानते रहिए। ये क्या है, आप कहेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में से, ध्यान से सुनिए, लोअर लिमिट में से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लोअर लिमिट में से, यानी निम्न सीमा, हिंदी में चलते हैं, निम्न सीमा में से 0.5 को घटा देंगे और अपर लिमिट में थोड़ा सा हम जोड़ देंगे, यानी इस चीज को ऐड कर देंगे। ठीक, अब समझिए यहाँ पर इस चीज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब 4 में से 0.5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 3.5। 9 में से हम 9 में जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 9.5। ठीक है, तो फिर इस चीज में से हम अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 में से अगर मैं घटाऊं तो 9.5, और उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 14.5। 14 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 6, हम 10 में से 0.5 घटाएं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, आप कहेंगे 5 और 8.5, 5 का डिफरेंस है ना, 10, 4, 9, 5 ये 5 रहेगा। ठीक है, 4.5। ये ऐसा क्यों था, क्योंकि यहाँ 5 का डिफरेंस हो गया था और सब 4 का था। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बस मेथड समझना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो 14.5, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 18.5। 18.5 नहीं, गलत हुआ,
इसमें जोड़ा जाता है ना, देखिए 19.5, ये हो गया 19.5, फिर ये होगा 23.23, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो 24.5। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि ये चीज हमको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, 9.5, 9.5, 14.5, 14.5, 19.5, 19.5। ठीक है, अब उसके बाद हाँ ठीक है, और सब हो गया। ओके, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। वैसे भी सवाल में अगर ये आता है तो हम वहां पर आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक, अब हम आ रहे थे इस पे, ये सब आपको सब कुछ समझ में आ गया, वर्ग अंतराल कैसे है, क्या चीज है, सब। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो देखिए, अब हम आपको बता क्या रहे थे, मान लीजिए हमको ये निकालना है कि भाई पहले में से मान लीजिए टॉप 3 बच्चों को निकाले, टॉप 3 बच्चों को। तो आप कहेंगे टॉप 3 बच्चों में हमने देखे भाई, एक लोग ये है, 9 वाले 2 लोग हैं, तो 3 लोगों को हम यहाँ से उठा लिए, 3 लोगों को हम उठा लिए यहाँ से, फिर हमने कहा इसमें टेस्ट लिया, फिर यहाँ से 3 लोगों को हमने यहाँ उठा लिया, फिर इसमें टेस्ट हुआ, 3 लोगों को हमने यहाँ उठा लिया, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब एक क्लास से 3 लोग मिल गए। अब क्या हो, तो अब उसके बाद से ये हुआ कि ऐसा करते हैं, तीनों लोगों का फिर से टेस्ट होता है, तीनों लोगों का फिर से टेस्ट हुआ, और इन तीनों लोगों का जब टेस्ट हुआ, तीनों लोगों का जब टेस्ट हुआ तो फिर हमने ये देखा, फिर मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ। अब इन 3 नामों में से फिर से जो भी 3 आए, 1 2 3, इन्हीं लोगों को हम बोल दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी हम अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को जानना ये हुआ कि तीनों सेक्शन में कौन बढ़िया स्टूडेंट है, सेक्शन सी में गए 3 लोगों को पकड़ लिए, ठीक है, बी में आए 3 लोगों को पकड़ लिए, ये हुआ कि तीनों में देखा जाए तो तीनों के लिए आपको फिर से टेस्ट हुआ, ये 3 आ गए। ठीक है ना, इस प्रकार से हम डाटा का बहुत सारा उपयोग करते हैं। ठीक, ये वाला थोड़ा सा एक बार अगले लेक्चर में जब हम आएंगे आते ही इस चीज को फिर से एक बार देखकर पूरा बढ़िया बताने में। ठीक है, घबराइए नहीं आप लोग। फिर उसके बाद से जो है हमने देखा कि सब कुछ देख लिया, अब यहाँ पर कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, जैसे मान लीजिए ये वर्ग अंतराल, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, बनाने, करने, सब कुछ आ गया। ठीक, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, अभी तो आपको ग्राफिकल डायरेक्ट एग्जाम्पल भी मिलेगा। अगर मैं मान लीजिए 12.1 का लेता हूँ एग्जाम्पल, तो अभी तुरंत ग्राफिकल ही मिलेगा। पहला एग्जाम्पल अगर लें तो पहले एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। चलिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे देखिए हमको क्या पढ़ना है, आप कहेंगे आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, हमको आंकड़ों का आलेखी निरूपण पढ़ना है। हम इसमें ये चीज देखेंगे कि जब हम आंकड़ों का आलेखी निरूपण करते हैं तो इसमें भी हमको 3 चीज मिलते हैं, इसमें भी हमको 3 चीज मिलते हैं। पहला आप कहेंगे, आपको इसमें पहला मिलेगा दंड आलेख। ठीक है, उसके बाद से हमको दूसरा मिलेगा, दंड आलेख के बाद हमको दूसरा मिलेगा आयत चित्र। जैसे ये थोड़ा अभी आपको थ्योरेटिकल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। तीसरा आपको मिलेगा बारंबारता बहुभुज। थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए, आपको जल्दी कोई समझाएगा नहीं, देखिए सब वही बस हो गए, डायरेक्ट आओ एग्जाम्पल सॉल्व करो, हो गया काम। लेकिन हम सोचे थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए दंड आलेख को जब आप देखेंगे, भाई आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ग्राफ कभी भी आप खींचेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष 2 अक्ष रहना ही रहना है। जब हम इस चीज का ग्राफ खींचेंगे तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। आप हमेशा रट लीजिए, ठीक है, एक चीज कि जो स्वतंत्र होता है, आप कहेंगे स्वतंत्र परतंत्र क्या आ गया, तो एक्स एक्सिस पर यानी एक्स अक्ष पर जो हमेशा स्वतंत्र हो। जैसे हम आपसे ये बोले कि एक कोई राम है, एक कोई श्याम है, हम ये बोले कि श्याम राम से बड़ा है, श्याम राम से बड़ा है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, श्याम जो है वो राम से बड़ा है। भाई यहाँ पर डिपेंडेंट कौन हुआ, आप कहेंगे यहाँ पर राम जो है स्वतंत्र है। भाई राम अगर 5 है
मान लीजिए अगर 5 साल है तो श्याम जो भी है 5 से बड़ा ही है, 5 से बड़ा ही है, यानी यहाँ पर राम जो है स्वतंत्र हो गया। डिपेंडेंट कौन हुआ? आप कहेंगे श्याम, तो राम को हम कहाँ रखेंगे? एक्स एक्सिस पर। देखिए आपको मैथमेटिकल में हम सब कुछ लिख दे रहे हैं, समझिए आप लोग को। राम यहाँ पर स्वतंत्र है और श्याम क्या है? आप कहेंगे श्याम यहाँ डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर राम 5 है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है ना, यहाँ बना दिए हम खाना 1 2 3। हम कहेंगे अगर राम 3 है तो मान लीजिए श्याम यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये इस प्रकार से बना। हम कहें राम इतना है तो श्याम मान लीजिए इतना है। तो जो भी चीज हुआ, जो भी स्वतंत्र रहता है हमेशा का हमेशा कहाँ रहता है? एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स अक्ष पर। तो उसी प्रकार से अब हम समझते हैं दंड आलेख। अब देखिए जब हम दंड आलेख को बनाते हैं हम ये देखते हैं कि सिंपल एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जो भी चीज अपना पूछेगा उस चीज में कर देंगे। इसको बनाते कैसे इसको समझिए। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम इस प्रकार से बनाते हैं। आप लोग ग्राफ काफी बनाएंगे तो बेहतर होगा। जितना यहाँ हम चौड़ाई बनाते हैं, हो सकता है आपको टेढ़ा दिख रहा हो, ठीक है। जितना ये चौड़ाई होता है उतना चौड़ाई बीच में भी छोड़ देते हैं जगह। जितना ये चौड़ाई होता है उतना चौड़ाई बीच में छोड़ते हैं, उतना का फिर बनता है, उतना फिर छूटता है, उतना फिर। ये हाइट तो भाई ठीक है होगा कि जितना आपको बोल रहा है उतना हम ऊपर रखेंगे। मान लीजिए अब इसको ग्राफ से ही बनाए तो बेहतर है, ठीक है। ये आप लोग बस इतना समझिए कि चलिए अगली क्लास में इसको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी वैसे बताना आप लोगों को। हाँ बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो दंड आलेख होता है इसमें बीच में हम जगह छोड़ते हुए चलते हैं, उतना छोड़ते हैं जितना इसका चौड़ाई होता है, ठीक। इस प्रकार से हम इस चीज को बना देते हैं, ओके। और जो आयत चित्र होता है इसमें हम इसको रेगुलर वे पे कर देते हैं। यहाँ पर इतना लिए, मान लिया 0 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, 5 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। 10 से 15 के बीच में कितने हैं, मान लीजिए इतने लोग हैं। 15 से 20 के बीच में कितने हैं, इतने हैं। 20 से 25 में इतने हैं। ये रेगुलर बेस पर है। यहाँ पर हम सिंपल अगर देखें तो वर्गीकृत बारंबारता को रखते हैं और यहाँ पर वैसे ही अवर्गीकृत वाले को। ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी जब ग्राफ बनाएंगे तो डिटेल में समझ जाएंगे। उसके बाद बारंबारता बहुभुज क्या होता है, तो बारंबारता बहुभुज जो होता है वो एकदम सेम यही होता है आयत चित्र, लेकिन इसमें हम सभी का माध्य पॉइंट ले लेते हैं, मीन पॉइंट लेते हैं और सभी को हम मिला देते हैं। मीन पॉइंट को लेके मिला देते हैं। आप कहेंगे तो बंद बारंबारता बहुभुज है ना, बहुभुज बनेगा। आप कहेंगे ऐसा है, अगर मैं इस चीज को बना भी दूंगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो खुला हुआ है, तो इसी खुले हुए को पैक करने के लिए भाई इधर भी हम जाएंगे ना। इसका मेन पॉइंट ये होगा, इसका मेन पॉइंट यहाँ का ही होगा। अगर ये 30 है तो यहाँ होगा, ऐसे बन गया, ठीक है। और आगे एक इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इस चीज में मैं आगे एक कंसेप्ट बनाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, पूरे एग्जाम्पल्स को लेंगे और उसके अगले में पूरे प्रश्नों को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए। हाँ और पढ़ाई थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए, अच्छे तरह से।